Hello students, myself Anand Bedi welcome you all to the e-learning platform of St. Michael Academy Betia. Today we are going to continue the same chapter, power sharing. In this chapter, in last class, we studied about Khalil's dilemma. Before that we had studied why power sharing is desirable. Today in this class we are going to understand forms of power sharing. यानी पावर शेयरिंग किस किस तरीके से होता है। तो आइए समझते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग इसका अर्थ है पावर को शेयर करना। आज दुनिया के बहुत सारे देशों में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी यानी जनता का शासन, जनता पर शासन और जनता के लिए शासन। लेकिन डेमोक्रेसी से पहले किस तरह की सरकारें हुआ करती थी? देयर यूज्ड टू बी आइदर डिक्टेटरशिप और मोनार्की। या तो राजतंत्र हुआ करता था या तानाशाही हुआ करता था। इन दोनों ही गवर्नमेंट फॉर्म में, चाहे वो मोनार्क हो या तानाशाह हो, देश का पूरा पावर, एंटायर पॉलिटिकल पावर was existing in the hand of one person. Only one person was to take decision. लेकिन जब डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आया, जब डेमोक्रेसी बनने शुरू हुए, तो एक हाथ में जो पावर पहले हुआ करते थे, इसको अलग अलग लोगों के बीच, अलग अलग संस्थाओं के बीच शेयर करने की बात कही गई और इसे भिन्न भिन्न सरकार के विभिन्न अंगों में इसे बांटा गया। तो पावर शेयरिंग कॉन्सेप्ट इज जस्ट अपोजिट फ्रॉम द अनडिवाइडेड पावर विच वाज अर्लियर एग्जिस्टिंग इन आइदर डिक्टेटरशिप और इन मोनार्क। सो पावर शेयरिंग पहले ऐसी कॉन्सेप्ट चलती थी, पहले ऐसी मान्यता थी कि राजा या देश के शासक के पास अनडिवाइडेड पावर होना चाहिए। इससे राजा दक्ष होगा, शासक दक्ष होगा और वे क्विक डिसीजन लेगा। जब क्विक डिसीजन लेगा, देश के विकास के लिए वो आवश्यक होगा, ऐसा माना गया। लेकिन प्रायः यह देखने को मिलता था कि जल्दीबाजी में लिए गए फैसले या किसी निरंकुश शासक के द्वारा लिए गए फैसले प्रायः देश के नागरिकों के, देश की जनता के हित के विरोध में थे। इससे जनता को नुकसान हो रहे थे, इससे देश को नुकसान हो रहा था। इस कंडीशन में लोगों ने डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल किया और फिर जिन देशों में डेमोक्रेसी आई वहां पर पावर शेयर किए गए। तो पावर शेयरिंग किसी भी डेमोक्रेसी का एस्पिरिट है। पावर शेयरिंग किसी भी समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। डेमोक्रेसी में जनता खुद अपने आप पर शासन करती है। जनता के पास खुद का डिसीजन लेने का अधिकार होता है। ये कैसे? तो वोटिंग राइट्स के माध्यम से होता है। हम वोटिंग राइट्स के माध्यम से उन लोगों को ये अधिकार देते हैं जो हमारे अनुसार शासन करने का वादा करते हैं। डेमोक्रेसी में जो भी सरकार बनती हैं, वे सरकारें, वे प्रतिनिधि जनता के हितों का ख्याल रखते हैं, जनता के अनुसार शासन करते हैं। इस तरीके से जनता रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से खुद शासन करती है अपने आप के ऊपर। तो एक डेमोक्रेसी में ये दायित्व है सरकार की, ये दायित्व है वहां के रिप्रेजेंटेटिव की कि वो सबका ख्याल रखे। और डेमोक्रेसी में बहुत सारी संस्थाएं बनी होती हैं। ये सरकारें या प्रतिनिधि भी इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से काम करते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कैबिनेट, पार्लियामेंट। ये सभी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके सहयोग से शासन के कार्य किए जाते हैं। तो एक अच्छे डेमोक्रेसी, उस डेमोक्रेसी को हम कहेंगे जिसमें पावर शेयर अधिक से अधिक होता है। यह लोगों के बीच होता है, ये समुदायों के बीच होता है, ये विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में होता है। तो जितना ज्यादा पावर शेयरिंग होगा उतना ही ज्यादा बेहतर डेमोक्रेसी मानी जाएगी। तो आइए अब समझते हैं कि हमारे देश में पावर शेयरिंग
कैसे होती है, कौन कौन से फॉर्म है पावर शेयरिंग के। दो मेजर पावर शेयरिंग फॉर्म है हमारे देश में, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे कॉमन पावर शेयरिंग का जो फॉर्म देखने को मिलता है उसमें है पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बीच। अब ये गवर्नमेंट के ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं गवर्नमेंट के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो गवर्नमेंट अपने पावर को इन तीनों हिस्सों में, लेजिस्लेचर में, एक्सिक्यूटिव में और जुडिशियरी में पावर को शेयर करती है। हमारे देश में भी इस तरह से पावर शेयर किए गए हैं और ये तीनों ही विभाग इंडिपेंडेंट हैं और अपने अपने अधिकार क्षेत्र में ये कार्य करते हैं। The main form of power sharing which we see at present is power sharing among different organs of government. Dear students, as you know, in the form of government organs, legislature, executive and judiciary, these three are the major organs. Legislature has power to form law. Legislature कानून फॉर्म करता है जो पूरे देश में लागू होती है। एक्सिक्यूटिव का काम कानूनों को लागू करना होता है, यह सुनिश्चित करना कि सभी कानून सही ढंग से हर जगह लागू किए जा रहे हैं, उनके अनुसार कार्य हो रहे हैं। एंड जुडिशियरी हैज गॉट राइट to ensure that all the rules and regulations are followed properly, and if it is not, then by judiciary the defaulters are corrected. जो डिफॉल्टर्स होते हैं उनको ठीक करने का, उनको पनिश करने का कार्य जुडिशियरी को दिया गया है। तो इस तरीके से सरकार की ताकत को 3 हिस्सों में यहां पर बांट दी गई है। इस तरह के पावर शेयरिंग को हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग भी कहा जाता है। इसको हम हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहते हैं क्योंकि यहां पर तीनों ही जो ऑर्गन्स हैं वो एक बराबर महत्व के हैं और एक लेवल में है, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग के रूप में देखा जाता है। पावर शेयरिंग के इस सिस्टम को सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस भी कहा जाता है। चेक एंड बैलेंस इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ तीनों ही जो ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, वे एक दूसरे के कार्यों को चेक करती हैं, एक बैलेंस क्रिएट करती हैं, एक दूसरे को नियंत्रण में रखती हैं। जैसे लेजिस्लेचर कानून बना करके एक्सिक्यूटिव और जुडिशियरी को अपने नियंत्रण में रखता है। लेजिस्लेचर जो लॉज बनाएगा उस लॉज को एक्सिक्यूटिव को भी फॉलो करना है, जुडिशियरी को भी फॉलो करना है। यानी अगर लेजिस्लेचर के बनाए हुए कानून को ये फॉलो नहीं करते तो फिर इन्हें भी पनिशमेंट हो सकती है और इन्हें भी कानून के तहत एक्शन के दायरे में इन्हें आना पड़ता है। एक्सिक्यूटिव कानून को इंप्लीमेंट करती है और जुडिशियरी आपने देखा जो गलत करते हैं उनको कंट्रोल करती है। यानी अगर लेजिस्लेचर और एक्सिक्यूटिव के मेंबर्स सही ढंग से काम नहीं करते हो तो जुडिशियरी उन पर एक्शन ले सकती है। तो इस तरीके से लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव और जुडिशियरी ये तीनों ही एक दूसरे को गलत करने से रोकते हैं, एक दूसरे के बीच बैलेंस स्थापित रखते हैं। तो इस तरह के सिस्टम को सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस भी कहा जाता है। सेकेंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, सेकेंड लेवल ऑफ पावर शेयरिंग is power sharing among different levels of government. गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं अधिकांश देशों में जहां डेमोक्रेसी है वहां पर फेडरल सिस्टम होता है, यानी एक से अधिक लेवल की सरकारें होती हैं। हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट है, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट है,
सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। हालांकि तीसरे लेवल की गवर्नमेंट भी यहाँ मौजूद है जिसको लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है, लेकिन हम लोग इसमें विशेष रूप से चर्चा अभी इसका नहीं करेंगे। तो सेंट्रल और स्टेट लेवल के गवर्नमेंट में भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे पावर स्टेट गवर्नमेंट को शेयर किए हैं और स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे पावर लोकल गवर्नमेंट को शेयर किए हैं। लोकल गवर्नमेंट जिसको पंचायती राज भी कहा जाता है, आप जानते हैं। हमारे संविधान ने कार्यों का बंटवारा कर रखा है। संविधान के अनुसार, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच कार्यों को डिवाइड कर दिया गया है। उनके सोर्स ऑफ रेवेन्यू को भी डिवाइड कर दिया गया है ताकि उनमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हो। ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि किन किन मुद्दों पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, किन किन मुद्दों पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, और इस तरीके से पावर को अच्छी तरह से यहां पर शेयर किया गया है। द सिस्टम ऑफ शेयरिंग पावर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट एंड फर्दर टू लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। इसे हम फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। इस तरीके के पावर शेयरिंग में हम देख रहे हैं कि हाई लेवल की जो सरकारें हैं वो अपने से लो लेवल की सरकारों को पावर शेयर करती हैं, यानी पावर ऊपर से नीचे की ओर यहां पर आता हुआ दिखाई देता है। इसलिए पावर शेयरिंग के इस मॉडल को, इस मेथड को वर्टिकल पावर शेयरिंग भी कहा जाता है। और पावर शेयरिंग्स अमॉन्ग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट भी हम कह सकते हैं, वर्टिकल पावर शेयरिंग भी कहा जा सकता है। लेट अस कम टू द अदर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। The third level of power sharing is power sharing among different social groups. विभिन्न सोशल ग्रुप्स के बीच भी पावर शेयर किए जाते हैं। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे समुदाय होते हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कार्य करते हैं, जिनका एग्जिस्टेंस होता है, तो उनके बीच भी पावर को शेयर किया जाता है। Power sharing among different social group is also a very important aspect in a good democracy. Generally, in democracy, people used to cast vote and elect their representatives from their government. But many times it happens that majority who belong to a particular community used to cast vote in the favor of their own community, and the government is formed by the majority of caste, majority of religion, majority of their language. And in this situation, there is much vulnerability of minority to be oppressed by majority, as we have seen in the example of Sri Lanka. श्रीलंका में भी तो डेमोक्रेसी की सरकार ही बनी थी, लेकिन डच मेजोरिटी की वजह से वहां पर डचों की सरकार बनी और सरकार ने भी केवल डचों के बारे में ही विचार किया। तो यहां पर पावर शेयरिंग सोशल ग्रुप्स में होना बहुत ही आवश्यक होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पावर शेयरिंग अमॉन्ग ग्रुप्स इज टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी फ्रॉम मेजॉरिटी। ये बहुसंख्यक लोगों से अल्पसंख्यक लोगों की रक्षा करने के लिए ऐसा होता है। जैसा आपने बेल्जियम के एग्जाम्पल में देखा, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी थी। कम्युनिटी गवर्नमेंट खास कम्युनिटी के लोगों के द्वारा बनाई गई थी, डच गवर्नमेंट, फ्रेंच गवर्नमेंट। तो इस तरीके से पावर शेयर यहां किया जाता है। आप इंडिया की बात करें, दलित समाज प्राय माना जाता है कि वो डिप्रेस रहा है, उनके साथ अन्याय होता रहा है, तो उनके लिए अलग अलग संस्थाएं बनी। आपने पिछले क्लास में ये पढ़ा है कि बहुत सारे जगहों पर रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाए गए हैं। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी मीन्स अ कॉन्स्टिट्यूएंसी वेयर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पर्टिकुलर कास्ट, पर्टिकुलर रिलीजन will contest the election and only the representative of that community will secure that post. इस तरीके से रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी दी जाती है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी प्रोटेक्ट करना। तो हमारे देश में भी या दुनिया के तमाम डेमोक्रेसी में भी सोशल ग्रुप्स के बीच पावर शेयरिंग देखने को मिलते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग।
इसको करेक्ट करते हैं, ये 1 की जगह पर यहाँ 3 होना चाहिए। हम लोगों ने 2 पावर शेयरिंग फॉर्म्स पहले पढ़ चुके हैं, तो ये थर्ड है। नाउ फोर्थ टाइप ऑफ पावर शेयरिंग, पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज। पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। सरकारें इन लोगों के बीच भी, इन समूहों के बीच भी पावर शेयर करती हैं। पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है? आप जानते हैं इलेक्शंस होते हैं जिनमें बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आते हैं, यानी ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव सिमिलर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव टू कंटेस्ट इलेक्शन, टू फॉर्म गवर्नमेंट, टू रन नेशन, दे आर कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज। हमारे देश में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अगर हम मेजर पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, उनकी संख्या इस समय 7 है। वहीं अगर हम स्टेट पार्टीज की बात करें तो आज भारत में 750, मोर देन 750 पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के बीच पावर शेयर कैसे किया जाता है? तो पॉलिटिकल पार्टीज कैन कंटेस्ट इलेक्शन, पीपल हैव राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे देश हैं जहां पर सिंगल पार्टी सिस्टम है। आप चाइना को ही एग्जांपल में लीजिए, वहां पर सिंगल पार्टी सिस्टम है, दूसरा कोई भी नई पार्टी नहीं बन सकती है। तो डेमोक्रेसी में प्राय ऐसा देखने को मिलता है, कई पॉलिटिकल पार्टीज हुआ करते हैं, और ये होना जरूरी है, क्योंकि जब एक से अधिक पॉलिटिकल पार्टी होंगे तो जनता के पास सही चॉइस होगा चुनने के लिए, किसको हम इलेक्ट करेंगे, इसके लिए सही चॉइस वहां पर मिलता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच पावर शेयर किया जाता है। वे ऑफिस अपना खोल सकते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, वोट मांग सकते हैं, अगर वो जीतते हैं तो सरकार बना सकते हैं। ये सारे अधिकार उन्हें दिए गए हैं, और ये डेमोक्रेसी के संचालन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। पॉलिटिकल पार्टीज समटाइम्स यूज टू शेयर डायरेक्टली दे शेयर पावर। कभी कभी ऐसा होता है कि एक से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज, 2 या 2 से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर के गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसके उस कंडीशन में वे खुद डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से वो किस विभाग को कौन संभालेगा, किसको कौन से मंत्री के पद दिए जाएंगे। तो इस तरीके से वो डायरेक्ट पावर शेयर करते हैं और अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में काम करते हैं। अभी आज के समय में जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टीज को मेजोरिटी मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि पार्टियों की संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो इस कंडीशन में जब कई पार्टियां मिल करके सरकार बनाती हैं तो उसे कोalition गवर्नमेंट कहा जाता है। कोalition गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग मोर देन वन पार्टी। वी कैन से अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय 2 or more than 2 parties. So what are these pressure groups? प्रेशर ग्रुप्स ऐसे लोगों के समूह को कहा जाता है जो बिना पॉलिटिकल पार्टी बनाए, बीइंग आउटसाइड of political parties, they establish their influence, they try to influence the decision of government. राजनीतिक पार्टी से बाहर रहते हुए ये सरकार के निर्णयों पर अपना एक प्रेशर बनाते हैं। जैसा कि आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, अन्ना हजारे ने बहुत लंबा अनशन किया था, एंटी करप्शन ग्रुप बना हुआ था। तो इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं ये प्रेशर ग्रुप्स कहलाते हैं। ये बाहर से गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं और गवर्नमेंट इन्हें भी ध्यान देती है, गवर्नमेंट इन्हें भी पावर शेयर करती है। लास्ट टॉपिक इज मूवमेंट। मूवमेंट क्या है? आपने बहुत सारे मूवमेंट्स तो हिस्ट्री में पढ़े हैं। व्हेन पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, देन दे कम ऑन द रोड, दे स्टार्ट प्रोटेस्ट। और इसका मतलब ये नहीं कि सरकार उन पर गोलियां चला देंगी, उनको यह अधिकार नहीं कि वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट हैज गिवन पावर, गवर्नमेंट हैज शेयर्ड द पावर टू द पीपल टू डू मूवमेंट व्हेन दे फील दैट देयर राइट्स आर डिनाइड। सो पावर इज शेयर्ड अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट ग्रुप। तो इस पार्ट में हमने पढ़ा 4 टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग्स, जिसमें हमने हर एक को यहां पर डिस्कस किया। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स के बारे में विशेष स्टडी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना था। तो आज से क्लास के लिए बस इतना ही।
ध्यान से पढ़ते रहिए, होमवर्क करना भी अनिवार्य है, अपना नोट्स प्रिपेयर कीजिए, एक्सरसाइज बनाइए, और जब स्कूल खुलता है तो उसे टीचर्स के पास सबमिट करना नहीं भूलिए। थैंक यू वेरी मच।